जस्टिन बर्मन। आइए इस हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी जिला अदालत ने भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ प्रमुख समंत गोयल को खालिस्तान समर्थक अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर एक नागरिक मुकदमे में समन भेजा है। पन्नू ने पिछले साल अमेरिका में अपने खिलाफ एक कथित हत्या की साजिश का आरोप लगाया है और इसके लिए मुआवजे की मांग की है। अदालत के समन जो 18 सितंबर को जारी किए गए हैं में 21 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। इसमें विक्रम यादव जो रॉ के वरिष्ठ अधिकारी है और निखिल गुप्ता का भी नाम है, जो न्यूयॉर्क के जेल में साजिश और हत्या के लिए किराए पर हत्या करने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। भारत ने इन आरोपों की कड़ी निंदा की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इन दावों को पूरी तरह से अवांछित और निराधार बताया है और पन्नू और उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले खालिस्तान समर्थन संगठन की संदिग्ध पृष्ठभूमि पर जोर दिया है, जिसे भारत के 1967 के गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के लिए नामित किया गया है। पन्नू जो अमेरिकी कनाडाई नागरिक है, उन्होंने ये मुकदमा खालिस्तान समर्थक समूह सिक्स फॉर जस्टिस के समर्थन से दायर किया है। हत्या की साजिश के आरोपों से भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक संबंध जटिल हो गए हैं, खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्ताह के अंत में अमेरिकी की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। ये मामला तब और अधिक उग्र हो रहा है जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रबंधित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खबर पर। शंघाई दूसरे तूफान के प्रभाव से जूझ रहा है। बेबिंका की तबाही के कुछ ही दिनों बाद पुलासान का कहर हो रहा है। शंघाई में शुक्रवार को आई भारी बाढ़ जब टाइफून पुलासान फेंगशियन जिले में तट से टकराया। इस वजह से 83 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं चली। ये तूफान उस समय शहर आ पहुंचा जब शंघाई हाल ही में आए टाइफून बेबिंका के कहर से ठीक होने लगा ही था, जिसे शंघाई में पिछले 75 वर्षों में आए सबसे शक्तिशाली तूफान के रूप में दर्ज किया गया है। पुलासान ने गुरुवार देर रात दस्तक दी। राज्य द्वारा संचालित समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने हवाओं की गति 23 मीटर प्रति सेकंड तक होने की सूचना दी। जैसे ही भारी बारिश शुक्रवार सुबह तक जारी रही, शहर के कई जगहों की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू हुई। हालांकि किसी गंभीर चोट या जनहानि की सूचना नहीं मिली, फिर भी कई निवासियों को बाढ़ग्रस्त इलाकों में आने जाने की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार सुबह 11 बजे तक शहर के अधिकारियों ने घोषणा की कि इस सबसे अधिक प्रभावित स्थानों को साफ करने और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शहर की जल निकासी प्रणाली पर काफी दबाव पड़ा, लेकिन वह ठीक से काम करती रही, जिससे और अधिक व्यवधान से बचा जा सका। मौसम वैज्ञानिकों ने पूरे दिन भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी। खासकर निचले इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो अब देखते हैं अगली खबर, जो है दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल की करीबी सहयोगी आतिशी दिल्ली की अब बनेगी नई मुख्यमंत्री। वह मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का दायित्व लेंगी। मंगलवार को पार्टी विधायकों की बैठक में अरविंद केजरीवाल द्वारा उनके उत्तराधिकारी के रूप में आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखने पर सभी विधायकों ने इस पर हामी भरी। ये बैठक अरविंद केजरीवाल के मौजूदगी में हुई। दिल्ली को आज अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने आतिशी मरलेना को विधायक दल का नेता चुना। अब आतिशी अरविंद केजरीवाल की जगह लेंगी। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली तीसरी महिला होंगी। वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद वर्तमान समय में भारत की दूसरी महिला सीएम भी बन जाएंगी। कौन है आतिशी? दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक आतिशी आम आदमी पार्टी की नेता है और पार्टी की राजनीतिक मुद्दों की समिति की सदस्य भी है। वर्तमान में आतिशी केजरीवाल सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में ये सारी चीजों का भार उठा रही है।
इससे पहले उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई। 2019 के लोकसभा चुनावों में आतिशी आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों में शामिल थी। साथ ही साथ उन्हें संगठन को तैयार करने की जिम्मेदारी भी मिली थी। उन्होंने दिल्ली में सरकारी स्कूलों की स्थिति में काफी सकारात्मक बदलाव करने और शिक्षा को मजबूत करने में मदद करी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, कांग्रेस और विपक्ष का तीखा विरोध। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का विचार एक बार फिर चर्चा का नया विषय बन चुका है, जिसमें देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की बात छेड़ी गई है। केंद्र कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, जो इस योजना की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस योजना पर सवाल उठाया और कहा, वन नेशन वन इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी और उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। वे इसे सिर्फ अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि महिलाओं के आरक्षण बिल को पास किया गया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। इस तरह वन नेशन और वन इलेक्शन भी केवल एक प्रचार का हिस्सा है। इस योजना के समर्थकों का कहना है कि इससे चुनावों की बार की प्रक्रिया से देश को राहत मिलेगी और चुनावी खर्च में कमी आएगी। इसके अलावा सरकारों को दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इसके विरोध में तर्क दिया जा रहा है कि ये स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों के नीचे दबा सकती है, जिससे क्षेत्रीय दलों और उनकी पहचान को नुकसान होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने से पहले संवैधानिक और कानूनी चुनौतियां भी है। देश में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ चुनाव कराना प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुश्किल हो सकता है। इस पर कांग्रेस सांसद ने प्रकाश देते हुए कहा कि ये खोखला नारा है, जो केवल जनता को भ्रमित करने के लिए दिया गया है। अगली खबर हमारे किसान भाइयों से जुड़ी हुई है। मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ गई है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने प्याज और बासमती चावल के निर्यात पर लगी न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्तों को हटाने का फैसला लिया। प्याज के निर्यात पर पहले 40% शुल्क था, जिसे अब घटाकर 20% कर दिया गया है। इसके साथ ही बासमती चावल के निर्यात पर भी एमईपी हटा दी गई है, जिससे किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस निर्णय के बाद ट्वीट किया, मोदी सरकार किसानों को उनके फसल का उचित दाम दिलाने के लिए निर्यात को बढ़ा रही है, जिससे किसान अपने फसल का अधिक से अधिक दाम प्राप्त कर पाए। ये निर्णय देश के प्याज और बासमती चावल उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, खासकर उन किसानों के लिए जो इन फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। इसके अलावा सरकार ने कच्चे पाम, सोया और सूरजमुखी तेल के आयात पर ड्यूटी बढ़ाने का भी फैसला किया है। पहले इन तेलों पर 12.5% आयात शुल्क था, जिसे अब बढ़ाकर 32.5% कर दिया गया है, जबकि रिफाइंड तेलों पर ड्यूटी 13.75 से बढ़ाकर 35.75% कर दी गई है। इस फैसले से भारतीय सोयाबीन किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी। ये कदम उस समय आया है जब हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आगामी चुनाव होने वाले हैं। इन दोनों राज्यों में प्याज, सोयाबीन और बासमती चावल की खेती प्रमुख रूप से की जाती है और सरकार के इस निर्णय से किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। म्यांमार सीमा पर बिना वीजा प्रवेश नहीं, लगेगी 1500 किलोमीटर लंबी बाढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार मणिपुर में स्थायी शांति बनाए रखने के लिए मैतेई व कुकी वर्ग से लगातार बात कर रही है। साथ ही साथ वे म्यांमार से घुसपैठ रोकने के लिए बिना वीजा प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगने का काम आरंभ हो चुका है। 30 किलोमीटर में बाढ़ लग चुकी है। 1500 किलोमीटर से अधिक बॉर्डर पे बाढ़ लगाई जाने वाली है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन की उपलब्धियां गिनाते हुए गृह मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा
कि बीते हफ्ते 3 दिन की हिंसा छोड़कर मणिपुर में अभी स्थिति शांतिपूर्वक है। सरकार शांति बनाए रखने में लगी हुई है। शाह ने कहा, रोड मैप तैयार है, शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर जाने के सवाल पर शाह ने बोला कि जब वे राज्य का दौरा करेंगे तो सभी को इसकी जानकारी हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर 1500 किलोमीटर लंबी फेंसिंग के लिए बजट मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सीमा पर घुसपैठ को रोकना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि हमने रणनीतिक स्थानों पर सीआरपीएफ की तैनाती कर दी है और भारत म्यांमार के बीच लोगों की आवाजाही को सीमित करने वाला समझौता रद्द कर दिया है। अब केवल वीजा के जरिए भारत में प्रवेश की अनुमति होगी। अगली खबर है झारखंड की, तो चलिए देखते हैं। झारखंड सरकार ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। इस कानूनी कार्यवाही ने भारत के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने अटॉर्नी जनरल को इन आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया है। विवाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में लंबे समय से हो रही देरी से उत्पन्न हुआ है, जिसे झारखंड सरकार न्यायिक कार्य और शासन के लिए गंभीर परिणामों वाला मानती है। राज्य का दावा है कि केंद्र सरकार की निष्क्रियता संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन करती है और न्याय प्रशासन से बाधा डालती है। याचिका में यह दावा किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में केंद्र सरकार की विफलता अवमानना है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता और दक्षता प्रभावित होती है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति से मामलों के प्रबंधन और प्रशासनिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे मुकदमों में देरी और न्यायिक मामलों में बकाया बढ़ सकता है। अदालत की आगामी सुनवाई न्यायिक नियुक्ति को आकार देने और झारखंड सरकार और केंद्रीय प्राधिकरणों के बीच संबंधों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग को लेकर पाकिस्तान के एजेंडे का समर्थन करने का आरोप लगाया है। कटरा में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि इन पार्टियों का समर्थन करने से क्षेत्र में फिर से हिंसा का दौर वापस आएगा, जैसा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की टिप्पणियों से भी जाहिर होता है। उन्होंने कहा कि एनसी कांग्रेस गठबंधन बेपर्दा हो चुका है, क्योंकि वे जम्मू कश्मीर के लिए हानिकारक नीतियां लागू करना चाहते हैं। मोदी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी निशाने पर लिया है और दावा किया कि इन 3 परिवारों ने क्षेत्र के युवाओं पर उनके शैक्षणिक अवसरों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने सरकार की विकास पहलों पर जोर दिया, जिसमें बुनियादी ढांचे और शिक्षा के क्षेत्र में परियोजनाओं का उल्लेख किया गया, जैसे कि स्कूलों को फिर से खोलना और नए कॉलेजों की स्थापना। श्रीनगर में एक अलग रैली में उन्होंने हिंसा में एक और पीढ़ी को खोने नहीं देने का संकल्प लिया और कहा कि भाजपा की प्राथमिकता प्रगति और रोजगार है। मोदी ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर घोषित सार्वजनिक अवकाश का भी उल्लेख किया, जिसमें सांस्कृतिक सम्मान और स्थानीय विरासत के संवर्धन पर जोर दिया। इसके जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मोदी पर शासन से संबंधित मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर हमला करने का फोकस उनकी विफलताओं को दर्शाता है। चुनावी माहौल काफी गर्म है, क्योंकि विभिन्न पार्टियां क्षेत्र में प्रभाव के लिए संघर्ष कर रही है। तो चलिए अब भारतीय क्रिकेट से जुड़ी कुछ खास खबरों को जानते हैं। अश्विन का शतक और बुमराह के 400 विकेट्स ने बांग्लादेश के खिलाफ भारत की बढ़त को मजबूत किया। अश्विन के शतक और बुमराह के 400 विकेट्स ने भारत को बांग्लादेश के खिलाफ मजबूत स्थिति में पहुंचाया। चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन रविचंद्रन अश्विन ने महत्वपूर्ण 113 रन बनाए, जिससे भारत की टीम 376 रनों पर ऑल आउट हो गई। उनका ये बेहतरीन प्रदर्शन रविंद्र जडेजा के साथ 199 रन की साझेदारी में आया, जिसने खेल को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। तेज गेंदबाज हसन महमूद के 5 विकेटों के बावजूद अश्विन और जडेजा की साझेदारी ने दबाव में उनकी क्षमता और धैर्य को प्रदर्शित किया। इस खुशी के बीच जसप्रीत बुमराह ने अपने करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब वे 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले छठे भारतीय गेंदबाज बने। उन्होंने ये अद्भुत कारनामा सिर्फ 227 पारियों में पूरा किया,
जो ने आज के समय के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक साबित करता है। बुमराह की निरंतरता और प्रभावशीलता ने उन्हें टीम इंडिया के लिए सभी प्रारूपों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। जैसे जैसे भारत इस टेस्ट मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, अश्विन और जडेजा के बल्लेबाजों में योगदान के साथ साथ बुमराह की उपलब्धि टीम के लिए एक उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करती है। अनुभवी खिलाड़ियों और उभरते सितारों के संयुक्त प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट टीम को और मजबूती मिल रही है, जिससे प्रशंसकों को आगामी मैचों में और भी रोमांचक खेल देखने की उम्मीद है। अब क्रिकेट मैच के मैदान से हटते हुए शतरंज की दुनिया में हो रही ताजा गतिविधियों पर नजर डालते हैं। भारत की शतरंज टीम बुदापेस्ट में हो रहे शतरंज ओलंपियाड में अपना दबदबा बनाए हुए है। 32 मैच खेलने के बावजूद अब तक एक भी हार का सामना नहीं करना पड़ा है। 8वें राउंड में भारत का सामना ईरान से हुआ, जहां 18 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी गुकेश डी ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की। उनके प्रतिद्वंदी परहम मकसूदलू ने एक अच्छी बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन 4 चालों में तीनों गंभीर गलतियों करते हुए उन्हें 31 चालों के बाद हार माननी पड़ी। अर्जुन एरिगेसी ने भी बारदिया दानेश्वर को हराया, जबकि विदित गुजराती ने इदानी पोया को हार मानने पर मजबूर किया, जिससे भारत की स्थिति और भी मजबूत हो गई। सिर्फ अमीन तवाताबाई ने प्रज्ञानंदा के खिलाफ ड्रॉ किया। ईरान पर जीत के बाद भारत के पास अब 16 गेम पॉइंट्स है, जबकि ईरान 13 पॉइंट्स पर है। टूर्नामेंट के स्विस फॉर्मेट के अनुसार भारत का सामना उन टीमों से नहीं होगा जिनसे पहले उनका मुकाबला हो चुका है, जिसमें हंगरी और सर्बिया शामिल है। इससे अंतिम राउंड में शीर्ष वरीयता प्राप्त अमेरिका और गत चैंपियन उज्बेकिस्तान से मुकाबला होने की संभावना बनती है। गुकेश खासकर उज्बेकिस्तान के नोदिरबेग के खिलाफ दोबारा मैच खेलने के लिए उत्सुक है, जिन्होंने पिछले ओलंपियाड में गुकेश की जीत की श्रृंखला को समाप्त करते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द क्वेस्ट के साथ। मैं आपकी होस्ट कंचन बर्मन अब आप सभी से विदा लेती हूँ।